नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर 5 कारों में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। खाली प्लॉट में ये गाड़ियां खड़ी हुई थीं। आग कैसे लगी, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है। देहरादून के कावली रोड लक्ष्मण चौक के पास का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर 5 कारों में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हालांकि मौके पर बुलाया गया और ये देखिए तस्वीर, पूरी तरीके से ये 5 की 5 कार जलकर राख हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया, लेकिन तब तक गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। खाली प्लॉट में ये गाड़ियां खड़ी थीं। अब आग कैसे इनमें लगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और देखिए, जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त की तस्वीर और बुझने की तस्वीर देखिए। पूरी तरीके से आग ने कारों को जलाकर राख कर दिया। तो एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने देहरादून के कावली क्षेत्र की ये तस्वीर है, कावली रोड के लक्ष्मण चौक की, जहां पर एक खाली प्लॉट में ये गाड़ियां खड़ी थी। रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या ये जानकारी अब लग पा रही है कि आग कैसे लगी इन गाड़ियों में? जी देखिए अवधेश, ये 5 गाड़ियाँ थी जिन पर कि जो है अचानक से आज सुबह की ये घटना है, उन पर आग लग गई थी और ये 5 गाड़ियाँ इसमें पूरी जलकर जो है खाक हो गई हैं। वहाँ पर अन्य गाड़ियाँ भी थी, लेकिन तब तक जो है अग्निशमन विभाग की जो टीम वहाँ पर पहुँची है उसके द्वारा उन गाड़ियों को बचा लिया गया। इसमें 2 चीज़ें हैं जो हालांकि अभी क्लियर नहीं हुई हैं। एक तो ये है कि आग लगने का कारण जो है कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं जी। और इसके साथ ही दूसरा ये है कि जो यहाँ पर कूड़ा लोग, इसके आसपास के लोग हैं, वो डालते हैं, वहाँ पर भी जो आग लगाई गई थी, तो हो सकता है कि कूड़े से ये आग गाड़ियों तक पहुँच गई होगी। जी अवधेश। बिल्कुल रवि, हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और अहम खबरें आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर एक खाली प्लॉट में गाड़ियां खड़ी थी। 5 कारों में भीषण आग लग गई, आग बुझाई गई। हालांकि जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका कारनामा हो सकता है। उत्तराखंड में आज लॉकडाउन 4 के दौरान कुछ और राहत मिलने वाली है। आज से प्रदेश में बार्बर शॉप, सैलून, स्पा और पार्लर खुलेंगे। सभी प्रतिष्ठान सुबह 7 से 4 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे, लेकिन परिवहन विभाग इसका मानक तय करेगा। इसके साथ ही 4 पहिया वाहन ऑड इवन के साथ संचालित होंगे। आवश्यक सेवा वाले वाहनों को इसमें छूट रहेगी। साथ ही रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी की परमिशन दी गई है। तो सुबह 7 से शाम 4 बजे तक कुछ छूट मिली है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ चलेंगे। 4 पहिया वाहन पर ऑड इवन लागू हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें दिल्ली से आई हैं उसके बाद सवाल उठते हैं कि कहीं दिल्ली जैसा हाल उत्तराखंड में तो नहीं हो जाएगा? क्या बेहतर ढंग से चीज़ें लागू करवाई जा सकेंगी? आज से पार्लर खुलेंगे, स्पा खुलेंगे। 7 बजे से 4 बजे तक इन्हें खोलने की अनुमति है। इसके साथ ही साथ 50% क्षमता के साथ जो सार्वजनिक परिवहन की चीज़ें वो चल सकती हैं। क्या खुलेंगे? देखिए, पार्लर, सैलून, स्पा खुले रहेंगे। जिम और स्विमिंग पूल फिलहाल बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा 50% क्षमता के साथ, लेकिन शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे, इन्हें नहीं खोला जाएगा। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, मॉल बंद रहेंगे। 4 पहिया वाहन जो है उनमें ऑड इवन की वो जो व्यवस्था है वो लागू होगी और आवश्यक सेवा वाले वाहनों को छूट रहेगी, लेकिन एसी का प्रयोग वर्जित रहेगा भी। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी, वहां पर बैठकर नहीं खा सकते हैं। और सीधे रुख करते हैं रवि कैतुरा का, हमारे साथ जुड़ गए। रवि, तमाम गाइडलाइंस तो आ गई हैं, लेकिन वो बेहतर ढंग से उनका पालन करवा लिया जाए, इसके लिए पुलिस क्या कर रही है? हाँ जी देखिए अवधेश, कल जो है जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा देहरादून ज़िले में किस तरीके से पूरे वाहन संचालित होंगे, किस तरीके से लॉकडाउन 4.0 को संचालित करना है, इसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। जो धार्मिक स्थल है, जो जिम है, जो स्विमिंग पूल हैं और इसके साथ ही जो तमाम जो गैदरिंग वाली जगह है जो पहले से प्रतिबंधित थी, वो पूर्ण तरीके से बंद ही रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल,
इसके साथ ही जो खोले गए हैं उसमें ख़ास तौर पर एक तो सैलून खोले गए हैं और इसके साथ ही स्पा खोले गए हैं और इस पंचकर्म जो है इसके साथ जो है पंचकर्म बंद रहेगा। तो इसके साथ ही जो कुछ जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात और भी है, जो परिवहन है उसको भी 50% क्षमता के साथ संचालित करना है। हालांकि वो आज से नहीं, अभी परिवहन विभाग के कुछ मानक तय होने हैं, उसके बाद उस चीज़ को भी शुरू कर दिया जाएगा। ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो देहरादून में आज से शुरू हो गया है, लेकिन उसमें जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि जो कार्यालय जाने वाले लोग हैं वो ऑड और इवन दोनों को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि उनके पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि जो अनावश्यक तरीके से जो लोग बाहर आते हैं उस अनावश्यक पर जो है रोक लगाई जा सकेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं 4.0 में किस तरीके से आगे करना है उसको लेकर जो है कुछ गाइडलाइंस जो है जिलाधिकारी के द्वारा ये जारी की गई हैं। साथ ही साथ अब पुलिस से जो हमारी अभी हम सुबह से देख रहे हैं जो पूरी देहरादून जो चल रहा है शहर, वो वैसे तो नॉर्मली है, लेकिन अब जैसे जो सैलून हैं, जो स्पा हैं, यहाँ पर गैदरिंग ना हो, तो इसके लिए भी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि ज़्यादा लोग जो है सैलून के भीतर नहीं होंगे। इसको एक एक व्यक्ति के बाद सैनिटाइज किया जाएगा और सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। ये गाइडलाइन है, लेकिन वो देखना होगा कि ये धरातल पर कितना जो है इनको फॉलो किया जाता है। तो वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग आते हैं और ऐसे में संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। इसी वजह से इन सब चीज़ों को बंद भी किया गया था। लेकिन अब देखते हैं कि आगे आने वाले जो नई गाइडलाइन आई है उसमें लोग किस तरीके से पूरा सहयोग कर पाते हैं। जी अवधेश। बिल्कुल, लेकिन सवाल रवि ये भी है कि जिस दौर में संपूर्ण लॉकडाउन था उस वक्त तो लोग मान नहीं रहे थे, ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ चल जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती लगता है। और अगर इसको नहीं लागू किया गया तो संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर लागू होता है तो लोगों को सहूलियत तो मिलेगी, लेकिन इस सहूलियत के साथ ही संक्रमण का खतरा और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है तो अभी किसी की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना आसान है, यानी कि कुछ जद्दोजहद के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाएगी। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोले जाते हैं तो उसके बाद ये जानना मुश्किल होगा कि किस तरीके से ये कॉन्टैक्ट में आए होंगे। तो इस तरीके का अगर संक्रमण होता है तो उससे ज़्यादा खतरा पैदा होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि आर्थिकी को चलाना है, तमाम कार्यालय खुल गए हैं, प्राइवेट ऑफिस खुल गए हैं, और इसके साथ ही साथ अब जो लोग हैं जिनके पास अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं है वो लोग ऑफिस कैसे जाएंगे। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऑटो, विक्रम और जो बसें हैं वो भी संचालित हो सकें। आज मैं बता दूं कि देहरादून में इस तरीके का कोई भी संचालन नहीं होगा, क्योंकि अभी परिवहन के मानकों को तय करना है। उसके बाद किस तरीके से सोशल डिस्टेंस बनाई जाएगी, क्योंकि ये तो स्पष्ट है केंद्र सरकार की गाइडलाइन में कि जो भी कोई भी जो वाहन चलेगा उसमें 50% क्षमता से ही लोगों को ले जाया जाएगा। लेकिन उसके बाद उसे किस तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, किस तरीके को से लोगों को बैठाया जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। शुक्रिया रवि जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में सुबह 7 से 4 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। डीएम आशीष चौहान ने आदेश जारी कर दिए हैं और सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरकाशी में सुबह 7 से 4 बजे तक बाजार खुले रहेंगे और डीएम आशीष चौहान ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और लोगों की जिम्मेदारी है कि इस निर्देश को माने, पालन करें, क्योंकि ये सभी की जिंदगी का सवाल है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कल कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 112 हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार मामले बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में। 16 नए मरीज सामने आने के बाद उत्तराखंड में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 112 तक पहुंच गई है। तो प्रवासी मजदूर जैसे जैसे प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं, मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और 112 कुल आंकड़ा पहुंच गया है। 16 नए मरीज कल सामने आए हैं। तो लगातार तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं।
वहीं रुड़की में भी एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। मोहनपुरा मोहम्मदपुर का रहने वाला युवक है। 14 मई को मुंबई से रुड़की लौटा था युवक के परिजनों को आइसोलेट कर दिया गया है। तो रुड़की में भी एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। और विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अपडेट जिस तरह से उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी और हरिद्वार जो है जिला जो है ग्रीन जोन में आ गया था, लेकिन उसी के तहत आज फिर एक कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे पाया गया है जो मुंबई से रुड़की लौटा था। 14 मई को ये रुड़की आया था और उसके बाद 18 मई को उसको क्वारंटीन कर दिया था, जहाँ पर उसे सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और उसको जो है दून मेडिकल के लिए भेजा गया है। तो फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग अपनी आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। जी शुक्रिया विनीत जानकारी के लिए। और बड़ी खबर देहरादून से भी है। कल त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। पर्यटन को लेकर फैसला हो सकता है। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर कल त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक होनी है और कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। पर्यटन को लेकर फैसला हो सकता है। तो चूंकि पर्यटन उद्योग उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन कोरोना के चलते जो पूरी इंडस्ट्री है पर्यटन की, उसको एक बड़ा धक्का लगा है और इसीलिए जो कल बैठक होने जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। और नैनीताल में 14 में से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीडी पांडे अस्पताल की कोविड निवारण टीम अब कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में सभी पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री की जांच करेगी। इसके बाद सभी को सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा जाएगा। 18 मई को कुल 14 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से मंगलवार को 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मरीजों में एक ही परिवार के 7 में से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बागेश्वर अब तक ग्रीन जोन में था, लेकिन कल जिले में एक साथ 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर में मुंबई के धारावी से आए 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। सीएमओ ने बताया कि बागेश्वर में क्वारंटीन किए गए प्रवासियों में से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 10 लोगों के सैंपल जाँच के लिए भेज दिए गए, जिसमें से 4 लोगों की रिपोर्ट पहले ही नेगेटिव आई थी। रामनगर में 14 साल के लड़के में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि ये लड़का यूपी के रामपुर से पैदल ही आया था। इसे 16 मई को क्वारंटीन किया गया था और 17 मई को इसका सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया था। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लड़के को हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। एक बच्चा 14 साल का जो टांडा रामपुर से आया था, जिसको क्वारंटीन किया गया था, उसकी सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें वो पॉजिटिव आया है। उसको कोरोना हॉस्पिटल जो है हल्द्वानी भेजने की तैयारियां चल रही। उधम सिंह नगर में एक ही दिन में 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। किच्चा में तो एक ही परिवार के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि बाजपुर में मुंबई से लौटे शख्स की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव पाई गई है। तो उधम सिंह नगर में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और 3 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट और उनके परिजनों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। खीमानंद सेमवाल नाम के शख्स ने नैनीताल की भीमताल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। खीमानंद सेमवाल का कहना है कि उनके पास जमीन के तमाम जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं, बावजूद उसके जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। उधर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में जांच की मांग की है। उसको बहुत कम मूल्य में हड़पने की योजना बना रहे थे, दबाव डालकर कई लोगों से, क्योंकि वर्तमान में मनोज भट्ट जी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के मर्कजी अध्यक्ष हैं और रमेश भट्ट जी माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सलाहकार हैं। उनका दबाव जितना होता है सलाहकार में, ये आपने कांग्रेस की राज में भी देखा है, आज भी थोड़ा कम होगा, मगर दबाव तो दबाव ही है। तो पुलिस उस दबाव में कोई भी अधिकारी, हमें कोई किसी
को बदनाम करना या भारतीय जनता पार्टी के या मुख्यमंत्री जी के लिए हमारे कोई कहने की जरूरत नहीं। हमें न्याय चाहिए, हमें ज़मीन मिल जाए और यही हमारा कहना है। वो प्रकरण है, उस प्रकरण की जानकारी आपके माध्यम से हुई है और अगर कोई ऐसा विषय है तो गंभीर विषय है, सरकार को तत्काल प्रभाव से इस विषय को दिखवाना चाहिए। वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है। यदि वास्तव में किसी व्यक्ति की ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है तो वो गलत है, सरकार को तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। मामले की जांच की जा रही है, चूँकि वो ज़मीन का मामला है तो राजस्व संबंधी मामला है, उसकी जांच की जा रही है और इसमें जो भी शिकायत करता है उसकी भी क्रेडिबिलिटी की जांच की जा रही है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बंशीधर भगत को उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए 4 महीने का वक्त हो चुका है, मगर पूर्व अध्यक्ष अजय भट्ट ने देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास को अब तक खाली नहीं किया। न ही सरकारी आवास से अजय भट्ट के नाम की नेम प्लेट अब तक उतारी गई है। अभी तो फाइल ऊपर भेजेंगे हम और उसके बाद उनके लिए नोटिस जाएगा जी। तो खाली कराने की भी हमारी व्यवस्था है जी। तो क्या 4 महीने नहीं, 6 महीने तक तो ऐसे जनरली किसी का अलॉट होता है तो हम रखते हैं। हमारा एम्प्लॉइज भी अगर रिटायर होता है तो ये नहीं कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद हम उसे खाली करा लें। तो सरकार को देखना है कि आवास वो देते हैं नहीं देते हैं। एक पॉलिसी इस उत्तराखंड राज्य में रही कि राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को जो है आवास सरकार देती है, उसी के तहत जो है मैं समझता हूँ बंशीधर भगत जी को भी मिलना चाहिए। अब मिला या नहीं मिला ये बीजेपी और सरकार देखे। देहरादून रेलवे स्टेशन के दूसरे राज्यों के लोगों को ट्रेन से रवाना किया गया। इस ट्रेन में मणिपुर के करीब 400 यात्री और बिहार के 1800 लोग शामिल हैं। लॉकडाउन के बाद से उत्तराखंड में फंसे दूसरे राज्यों से इन लोगों के लिए ये पल बेहद सुकून देने वाला है। देहरादून में फंसे मणिपुर के लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। देहरादून स्टेशन से स्पेशल ट्रेन 400 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। एक तरफ उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, तो ऐसे में एक राहत की खबर उन मजदूरों के लिए ज़रूर है कि जो उत्तराखंड में लगातार लॉकडाउन के चलते अलग अलग इलाकों में फंसे हुए थे। ये बिहार के वो मजदूर हैं जो लॉकडाउन के चलते देहरादून यानी पूरे राज्य के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए थे। इंतज़ार था अपने घर पहुंचने का, लेकिन आज ट्रेनों का संचालन राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन से हो गया है। ट्रेन में बैठाने से पहले यात्रियों के टिकट चेक किए गए। गिनती के साथ ही सभी यात्रियों को ट्रेन में बैठाया गया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्क्रीनिंग के बाद सभी लोगों को बसों में रेलवे स्टेशन लाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्लेटफॉर्म पर बनी गोलों में लाइन लगवाकर ट्रेन में बिठाया गया। देहरादून से 531 लोगों के जाने की सूची थी, लेकिन मौके पर सिर्फ 402 लोग ही पहुंचे। एसबी अथॉरिटी के पास उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है कि वो वापस जाने के इच्छुक हैं। केवल उन्हीं रजिस्टर्ड लोगों को ही इसमें भेजा जा रहा है और फिलहाल जो एक ऑनलाइन पोर्टल भी उत्तराखंड सरकार का है, जो लोग बाहर से जो लोग अन्य प्रदेशों में जो लोग फंस चुके हैं उनको वापस आने के लिए एक अलग पोर्टल है और यहाँ के लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था बनाई गई है। यात्रियों के सवार होने से पहले भोजन सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क की किट भी बांटी गई। व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवान तैनात रहे। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।